हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीजी एग्ज़ाम हब में। अगर आप सीजीटीटी यानी छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सैंपल क्वेश्चन पेपर को पूरी बारीकी से पढ़ेंगे, जिससे हमारे आपकी परीक्षा देने की तैयारी का पता चल जाए और आपको प्रश्नों का पता चल जाए। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि ऐसी सभी वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, आपके अच्छे नंबर ज़रूर आएंगे। आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरी लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला भाग है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। पहला प्रश्न है, एक बालक में वह प्रेरक जो उसको उसमें वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होता है, उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है जन्मजात प्रेरक, दूसरा है प्राकृतिक प्रेरक, तीसरा है अर्जित अर्जित प्रेरक, चौथा है शिक्षक प्रेरक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अर्जित प्रेरक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वे बालक जो रटते हैं उनमें क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है बुद्धि का विकास नहीं हो पाता, दूसरा है इस बात का विवेक नहीं होता कि क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी है, अगला है इनमें मौलिक चिंतन का शक्ति पैदा नहीं होती, अगला है उनके लिए परीक्षा पास कर पाना कठिन नहीं होता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उनमें मौलिक चिंतन की शक्ति पैदा नहीं होती। अगला प्रश्न है, कक्षा में एक शिक्षक क्रम संख्या बोलकर बालक की उपस्थिति लेता है, इस विषय में आपकी क्या राय है? पहला ऑप्शन है यह तरीका उत्तम है क्योंकि इसमें समय कम लगता है, दूसरा है यह तरीका लोकप्रिय है क्योंकि सभी स्कूलों में ऐसा होता है, तीसरा है यह तरीका अच्छा नहीं है, इनमें शिक्षक के साथ बालकों का सीधा संबंध नहीं बन पाता, चौथा है यह तरीका अच्छा नहीं है, इस तरह से हाजिरी लेते समय कई बार दो क्रमिक बालकों एक साथ बोल पड़ते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यह तरीका अच्छा नहीं है, इनमें शिक्षक के साथ बालक का सीधा संबंध नहीं बन पाता। अगला है, निम्न में से कौन सा तरीका एक बालक में स्मृति का मापन करने के लिए उपयुक्त नहीं है? पहला ऑप्शन है पुनः याद दिलाना, दूसरा है पहचानना, तीसरा है बचाना, चौथा है पुनरावृत्ति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पुनरावृत्ति। अगला है, एक सफल शिक्षक हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है? पहला है परीक्षा उत्तीर्ण करने में बालकों की सहायता करना, दूसरा है अच्छा खिलाड़ी बनने हेतु बालकों की सहायता करना, तीसरा है बालकों में चिंतन योग्यता का विकास करना, चौथा है बालकों में पुस्तकों की प्रति प्रेम पैदा करना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बालकों में चिंतन योग्यताओं का विकास करना। अगला प्रश्न है, किसी बालक में उपलब्धि प्रेरणा का मापन करने के लिए उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है साक्षात्कार विधि, दूसरा है प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, तीसरा है प्रश्नावली निरीक्षण, चौथा है निरीक्षण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण। अगला है, निम्न में से क्या स्मृति का सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है? तो इसका सही उत्तर है इसका पहला ऑप्शन है पुनर्स्मरण करवाना, दूसरा है पुनः याद रखना, तीसरा है पहचान, चौथा है पुनर्संरचना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पहचानना। 8वां नंबर प्रश्न है, आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली बालक है जो आपके समक्ष हमेशा अपने ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, आप ऐसी स्थिति में क्या करोगे?
पहला ऑप्शन है उसे उनकी रुचि के कुछ कार्य दे देंगे। दूसरा ऑप्शन है उसे कुछ ऐसे कार्य देंगे जो वह ना कर सके। तीसरा है उसे डॉक्टर उसे डांटकर बैठा देंगे। चौथा है उसे कभी भी कक्षा का नेतृत्व नहीं करने देंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसे उसकी रुचि के कुछ कार्य दे देंगे। अगला प्रश्न है सीखने का प्रयत्न एवं श्रुति सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया है। पहला ऑप्शन है पोलार्ड, दूसरा है जीन पियाजे, तीसरा है थॉर्नडाइक, चौथा है स्किनर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है जब बालक दूसरे के कार्य या व्यवहार को देखकर उसी तरह कार्य करते हैं तो इस क्रिया में क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है प्रेरणा, दूसरा है मूल प्रवृत्ति, तीसरा है अनुकरण, चौथा है बुद्धि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुकरण। अगला है आपकी कक्षा में बालक खेल कूद कर रहे हैं तो आपको उनके साथ सक्रिय रूप से खेल कूद में भाग लेना चाहिए, क्यों। पहला ऑप्शन है इससे आपको बालकों के निकट संपर्क में आने का अवसर मिलता है। दूसरा ऑप्शन है इससे आपको खेलने का अवसर मिलता है। तीसरा ऑप्शन है इससे आपको मनोरंजन का अवसर मिलता है। चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इससे आपको बालकों के निकट संपर्क में आने का अवसर मिलता है। अगला है 12वां नंबर प्रश्न है माध्यमिक कक्षाओं में शिल्प कार्य बालकों की किस योग्यता में विकास के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन है हस्तकार्य, दूसरा ऑप्शन है सृजनात्मकता, तीसरा है अभिव्यक्ति, चौथा है नई सामग्री का प्रयोग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सृजनात्मकता। अगला है 13वां नंबर है एक बालक में विचार संप्रेषण को रोचक बनाने के लिए महत्वपूर्ण साधन है। पहला ऑप्शन है अच्छी भाषा, दूसरा ऑप्शन है श्रव्य दृश्य साधन, तीसरा है जोर जोर से बोलना, चौथा है ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, श्रव्य दृश्य साधन। अगला प्रश्न है बालकों में समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने का लाभ क्या है। पहला ऑप्शन है बालकों के पढ़ाई के लिए अवसर कम कर दिए जाना, दूसरा ऑप्शन है अनावश्यक रूप से धन एवं समय की बर्बादी करना, तीसरा ऑप्शन है विद्यालय द्वारा शिक्षक वर्ग के शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न करना, चौथा ऑप्शन है इनके माध्यम से बालकों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनके माध्यम से बालकों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा व्यवहार प्रभावकारी शिक्षण का योगदान नहीं है। पहला है विभिन्न शिक्षण सामग्रियों का प्रयास, दूसरा है कक्षा के नियमों व कार्य प्रणालियों का सख्ती से पालन करना, तीसरा है बालकों को स्वैच्छिक लक्ष्यों की जानकारी देना, चौथा है शिक्षण में बालकों की सक्रिय भाग लेना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कक्षा के नियमों व कार्य प्रणालियों का सख्ती से पालन करना। अगला है आपकी कक्षा में एक समस्यात्मक बालक है, उसके व्यवहार के उपचार हेतु आप निम्न में से कौन सी विधियों का प्रयोग करेंगे।
तो पहला ऑप्शन है विद्यालय उपचार विधि, दूसरा है परिवार उपचार विधि, तीसरा है सरकार उपचार विधि, चौथा है समाज उपचार विधि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय उपचार विधि। अगला प्रश्न है विकास की अवस्था में दृष्टि से समस्यात्मक बालकों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? पहला है 3 भागों में, दूसरा है 5 भागों में, तीसरा है 2 भागों में, चौथा है 4 भागों में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 3 भागों में। अगला प्रश्न है वंचित रूप से पिछड़े बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आते हैं? पहला है अंधा व अपंग बालक, दूसरा है मंदबुद्धि व हकलाने वाले बालक, तीसरा है पूर्व बाघिर या आंशिक बधिर, चौथा है ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। 17 नंबर को भूल गए थे दोस्तों, तो 17 नंबर प्रश्न है विकास की अवस्थाओं में दृष्टि से समस्या बालक को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो उसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 3 भागों में। अगला प्रश्न 19 नंबर है आपकी कक्षा में एक बालक में दृष्टि संबंधी दोष है, साथ ही वह पढ़ने में भी कमजोर है। वह आपसे निवेदन करता है कि उसे श्याम पट्ट पर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे पाता, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो इसका पहला ऑप्शन है उसे डांट देंगे कि पढ़ने में तो मन नहीं लगाता और बोलते रहता है। दूसरा ऑप्शन है उसे चश्मा प्रयोग करने की सलाह देंगे। तीसरा ऑप्शन है उसे अपनी इच्छा अनुसार बैठने देंगे जिससे वह श्याम पट्ट पर लिखा देख सके। चौथा है उसके लिए अलग कक्षा की व्यवस्था का सुझाव देंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसे अपनी इच्छा अनुसार बैठने देंगे जिससे वह श्याम पट्ट पर लिखा देख सके। अगला है विद्यालय में प्रभावशाली एवं पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से क्या शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए? पहला है अवसर की समानता, दूसरा है पाठ्यक्रम में समृद्धि, तीसरा है सह सामान्यता को रोकना, चौथा है ये सभी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला है अधिगम की दृष्टि से प्रेरणा का संबंध किस प्रकार की उत्तेजना से है? पहला ऑप्शन है आंतरिक, दूसरा है बाह्य, तीसरा है अदृश्य, चौथा है दृश्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक। अगला है निम्न में से क्या प्रेरणाओं की उत्पत्ति का स्वाभाविक कारण है? पहला है आत्मरक्षा की भावना, दूसरा है अचेतन अचेतन मन, तीसरा है सुख व आनंद प्राप्त करने की भावना, चौथा है ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है किसी बालक में प्रेरणाओं की उत्पत्ति होती निम्न में से एक अर्जित कारण नहीं है। पहला है सामाजिक नियम, दूसरा है शारीरिक ग्रंथियाँ, तीसरा है सहपाठियों के साथ घनिष्ठ संबंध, चौथा है इच्छा शक्ति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इच्छा शक्ति। 24 नंबर प्रश्न है किसी बालक में जो प्रेरक सामाजिक आदर्शों, स्थितियों, संबंधों आदि के कारण से उत्पन्न होते हैं वे कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है आदर्श प्रेरक, दूसरा है अर्जित प्रेरक, तीसरा है सामाजिक प्रेरक, चौथा है जन्मजात प्रेरक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अर्जित प्रेरक।
अगला है, किसी बालक के विकास में निम्न में से क्या कृत्रिम प्रेरक है? पहला ऑप्शन है दंड, दूसरा ऑप्शन है पुरस्कार, तीसरा ऑप्शन है प्रशंसा, तीसरा है ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। 26 नंबर प्रश्न है, चालक व्यक्ति में किस प्रकार की क्रिया उसके व्यवहार के लिए उत्तरदायी है? पहला है निश्चित, दूसरा है अनिश्चित, चौथा है तीसरा है पहले निश्चित बाद में अनिश्चित, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनिश्चित। इसका सही उत्तर है निश्चित। अगला प्रश्न है, किसी बालक में सोचने का महत्वपूर्ण साधन है? पहला ऑप्शन है संकल्पना, दूसरा है रुचि, तीसरा है प्रेरणा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संकल्पना। बालक में सोचने का महत्वपूर्ण साधन है संकल्पना। 28 नंबर प्रश्न है, सोचना एवं सीखने का लक्ष्य है? पहला ऑप्शन है उद्देश्यपूर्ण, दूसरा है निरुद्देश्य, तीसरा है व्यर्थ, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उद्देश्यपूर्ण। अगला प्रश्न है, शिक्षक ही संपूर्ण समाज को प्रगति के मार्ग पर ले जा सकता है क्योंकि वह। तो इसका सही उत्तर है, इसका पहला ऑप्शन है समाज की बात अधिक सोचता है, दूसरा है भावी नागरिकों को सही मार्ग दिखा सकता है, तीसरा है समाज के प्रति समर्पित होता है, चौथा है भी एक सामाजिक प्राणी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भावी नागरिकों को सही मार्ग दिखा सकता है। अगला है, आखिरी प्रश्न है, कक्षा शिक्षण के दौरान बालकों की रुचि बनाए रखने हेतु आप निम्न में से क्या उपाय करेंगे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लिखने का कार्य कराएंगे। तो इसी के साथ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न पूरे होते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि और ऐसी वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 2। भाग 2 है हमारा हिंदी भाषा 1। हमारा पहला प्रश्न है, क्या बोलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? पहला ऑप्शन है प्रसाद, दूसरा है पंथ, तीसरा है हरिवंश राय बच्चन, चौथा है डॉक्टर नागेंद्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हरिवंश राय बच्चन। दूसरा है चित्रलेखा किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, दूसरा ऑप्शन है कमलेश्वर, तीसरा है नागार्जुन, चौथा है भगवती चरण वर्मा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भगवती चरण वर्मा। 33वां नंबर प्रश्न है, उर्दू के समर्थक फ्रांस के विद्वान कौन थे? पहला ऑप्शन है मैक्स मूलर, दूसरा है मौकाले, तीसरा है ग्रियर्सन, चौथा है गॉड्स द तौसी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गॉड्स द तौसी। अगला प्रश्न है, अंधा युग के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन है कमलेश्वर, दूसरा है कुंवर बेचैन, तीसरा है धर्मवीर भारती, चौथा है अज्ञेय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, धर्मवीर भारती। 35वां नंबर प्रश्न है, गीता गोविंदा के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है मीरा,
दूसरा ऑप्शन है जयसी, तीसरा ऑप्शन है रासखाना, तीसरा है जयदेव। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जयदेव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्सुक शब्द का विलोमार्थ है? पहला ऑप्शन है पीपायु, दूसरा है अनुत्सुक, तीसरा है जिज्ञासु, चौथा है दर्शनार्थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुत्सुक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तरंग शब्द का अनेकार्थी नहीं है? पहला ऑप्शन है लहर, दूसरा ऑप्शन है स्वलहरी, तीसरा ऑप्शन है उमंग, चौथा ऑप्शन है नौका। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नौका। अगला प्रश्न है, त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? पहला है तालु, दूसरा है मूर्ध्वज, तीसरा है दांत, चौथा है ओष्ठ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दांत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? पहला है गर्दन, दूसरा है कमर, तीसरा है कान, चौथा है जीभ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कान। अगला प्रश्न है, रणकुशल में समास बताइए। पहला ऑप्शन है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है अव्ययी भाव समास, चौथा है बहुलिपि समास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, उद्योग में कौन सी संधि है? पहला है स्वर संधि, दूसरा है विसर्ग संधि, तीसरा है व्यंजन संधि, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है, उर्मी किसका पर्यायवाची है? पहला ऑप्शन है तरंग, दूसरा है झील, तीसरा है नदी, चौथा है वायु। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, तरंग। अगला प्रश्न है, सत्याग्रहियों के समूह को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है फौज, दूसरा ऑप्शन है टोली, तीसरा ऑप्शन है जत्था, चौथा ऑप्शन है टुकड़ी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जत्था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनेक शब्द के बदले एक शब्द लिखे। हमारा शब्द है जिस पर विजय पाना कठिन हो। तो पहला ऑप्शन है दुष्कर, दूसरा ऑप्शन है दुर्दम, तीसरा ऑप्शन है दुर्लभ, चौथा ऑप्शन है दिर्जय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दिर्जय, दर्जय। अगला प्रश्न है, विलास में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? पहला ऑप्शन है अ, दूसरा ऑप्शन है आस, तीसरा ऑप्शन है आन, चौथा ऑप्शन है आप। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आस। अगला प्रश्न है, लिखित कार्य की जांच में बच्चे की सहायता लेने से। पहला ऑप्शन है लेखन पाठन कौशल का अभ्यास होता है, दूसरा ऑप्शन है बच्चे ज़्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं, तीसरा ऑप्शन है बच्चों को दूसरे से हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है, चौथा है बच्चे दूसरों के विचार पर परिचित होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी,
बच्चों को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता में विकास का अवसर मिलता है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के दौरान नाटक शिक्षण में किसका महत्व नहीं है? पहला है मौन पाठन, दूसरा है वंचिक अभिनय, तीसरा है कक्षा अभिनय, चौथा है रंगमंच अभिनय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मौन पाठन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि रचना शिक्षण का विधि नहीं है? पहला ऑप्शन है रूपरेखा विधि, दूसरा ऑप्शन है व्याख्या विधि, तीसरा ऑप्शन है परामर्श विधि, चौथा ऑप्शन है निर्देशन विधि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भव्य विधि। अगला है, बालक भाषा में अपने विकास करने के लिए निम्न में से किसे एक उपक्रम के रूप में प्रयोग करते हैं? पहला है बोलने को, दूसरा है सुनने को, तीसरा है लिखने को, चौथा है भाषा को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भाषा को। अगला है, निम्न में से क्या गृह कार्य का सबसे बड़ा लाभ है? छात्र में स्वाध्याय की आदत का विकास, दूसरा है आत्मविश्वास का आना, तीसरा है विकास वस्तु को आत्मसात करना, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, छात्र में स्वाध्याय की आदत का विकास करना। अगला प्रश्न है, मातृभाषा की उपयोगिता से संबंधित वस्तुनिष्ठ विकल्प नहीं है। पहला ऑप्शन है, मातृभाषा बालकों के ज्ञान का विकास एवं चिंतन का साधन है। दूसरा है, मातृभाषा विचार विनिमय का साधन है। तीसरा है, मातृभाषा शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। चौथा है, मातृभाषा प्रगति पथ की बाधक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मातृभाषा प्रगति पथ की बाधक है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण की किस विधि का प्रयोग अधिक लाभकर होता है? पहला है प्रश्नोत्तरी विधि, दूसरा है खेल विधि, तीसरा है डाल्टन विधि, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, खेल विधि। अगला प्रश्न है, हिंदी शिक्षण को उन्नत बनाने का साधन है? पहला है श्यामपट्ट, दूसरा है पाठ्य पुस्तक, तीसरा है मानचित्र, चौथा है ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन से अभिप्राय है? पहला है निरंतरन सतत चलने वाली प्रक्रिया, दूसरा है वांछित व्यवहारन परिवर्तन की जानकारी, तीसरा है उपदेशों की पूर्ति का सीमांकन, चौथा है ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, यदि विद्यार्थी लिखते समय किसी वर्ण को भूल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पहला है आगम, दूसरा है लोप, तीसरा है विपर्य, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लोप। अगर कोई विद्यार्थी लिखते समय किसी वर्ण को भूल जाता है तो उसे लोप कहते हैं। अगला प्रश्न है, छात्रों को जिस भाषा कौशल शिक्षण द्वारा निष्कोच कहने योग्य बनाया जाता है वह क्या है? पहला ऑप्शन है मौखिक अभिव्यक्तित्व कौशल, दूसरा है निबंध कौशल, तीसरा है प्रवन कौशल, चौथा है पाठन कौशल।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। अगला प्रश्न है, रूपरेखा शिक्षण विधि संबंधित है। पहला ऑप्शन है रचना शिक्षण से, दूसरा ऑप्शन है कहानी शिक्षण से, चौथा ऑप्शन है व्याकरण शिक्षण से, चौथा ऑप्शन है गद्य शिक्षण से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रचना शिक्षण से। अगला प्रश्न है, सार्थक ध्वनि या शब्द एक वाक्य रचना का मूल तत्व है। पहला ऑप्शन है प्रयोगात्मकता, दूसरा ऑप्शन है भाषा निर्माण, तीसरा है वाक्य निर्माण, चौथा है व्यंजन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भाषा निर्माण। अगला है प्रश्न है, माध्यमिक स्तर पर विविध कक्षाओं में भाषा शिक्षण के अंतर्गत निम्न में से क्या उद्देश्य प्राप्त करने की चुनौती होती है। पहला ऑप्शन है छात्रों को द्रुत गति से स्वसर तथा मौन पाठक करने की प्रेरणा देना, दूसरा ऑप्शन है उसमें अभिनय संवाद की योग्यता उत्पन्न करना, तीसरा है उनमें व्याकरण का उच्च ज्ञान प्राप्त कराना, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आखिरी प्रश्न है, कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। पहला है भावों का अनुभूति रहित होना, दूसरा है भावों की अनुभूति करना, तीसरा है आनंद का संचार करना, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भावों की अनुभूति करना। तो इसी के साथ ही हिंदी के 30 प्रश्न पूरे होते हैं। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, विज्ञान की ओर। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि और ऐसी वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी हम अभी पहुंचा पाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा भाग 5 विज्ञान का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, घरों में प्रकाश स्रोत के रूप में एलईडी और सीएफएल दोनों का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा सही कथन है। पहला ऑप्शन है एलईडी बेहतर अधिक अच्छा है क्योंकि सीएफएल का वैसेले पदार्थ होते हैं। दूसरा है दोनों ही एक समान अच्छे हैं। तीसरा है दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं है क्योंकि दोनों ही विषैले पदार्थ होते हैं। चौथा है सीएफएल बेहतर अधिक अच्छा है क्योंकि एलईडी में वैसेले पदार्थ होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एलईडी बेहतर अधिक अच्छा है क्योंकि सीएफएल में वैसेले पदार्थ होता है। अगला प्रश्न है, वृक्षों के आकार में बड़े होने का क्या कारण है। पहला ऑप्शन है उनमें वृद्धि, हार्मोन्स का ज़्यादा पाया जाना, दूसरा ऑप्शन है उनमें पोषक की दर तीव्र होना, तीसरा ऑप्शन है इनमें प्रकाश संश्लेषण अधिक होना, चौथा ऑप्शन है उनमें कैम्बियम नामक उत्तम का पाया जाना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उनमें कैल्बियम नामक उत्तम का पाया जाना। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थ में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी के कारण। पहला ऑप्शन है सूक्ष्मजीव कोशिकाएं फट जाती है, दूसरा है सूक्ष्मजीव कोशिकाओं का असर बदल जाता है, तीसरा है खाद्य पदार्थों से पानी निकाल देते हैं, चौथा है सूक्ष्मजीव कोशिकाएं का द्रव कुंचन कहते हैं।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव कुचन करते हैं। अगला प्रश्न है, 500 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गाड़ी घोड़े द्वारा 4 मीटर से त्वरण से खींची जाती है। घोड़े द्वारा लगाया गया बल होगा। पहला ऑप्शन है 2000 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है 2000 किलोवाट, तीसरा ऑप्शन है 2000 डाइन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 2000 न्यूटन। अगला प्रश्न है, जल में घुली निम निम निलंबित अशुद्धियों को अलग करने की प्रक्रिया जानी जाती है। पहला ऑप्शन है लोडिंग, दूसरा है अनलोडिंग, तीसरा है आसवन, चौथा है अलवणीकरण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आसवन। अगला प्रश्न है, मनुष्य का अंगूठन बाकी उंगलियों के अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि इनमें उपस्थित होती है। पहला ऑप्शन है ग्लाइडिंग संधि, दूसरा है हिज संधि, तीसरा है सैडल संधि, चौथा है गुराग्र संधि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सैडल संधि। अगला प्रश्न है, बिजली के हीटर में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, क्यों? तो इसका सही उत्तर है, इसका पहला ऑप्शन है, इसका गलनांक अत्यधिक होता है, दूसरा है इनका प्रतिरोधक अधिक होता है, तीसरा है ए तथा बी दोनों सही है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों सही है। अगला प्रश्न है, रक्त में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन का संघटक धातु है। पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा है एल्यूमिनियम, तीसरा है जिंक, चौथा है लोहा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लोहा। अगला प्रश्न है, रवि के पिताजी दाढ़ी बनाने के लिए एक लेंस दर्पण का प्रयोग करते हैं, वह लेंस कौन से दर्पण है? पहला ऑप्शन है उत्तल लेंस, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है अवतल दर्पण, चौथा है अवतल लेंस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के पौधों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में सही कथन है। पहला है, झड़ी में काष्ठ, तना और आधार पर ही शाखाएं होती हैं। दूसरा है, झाड़ी किसी वृक्ष से भिन्न है क्योंकि वह 10 फीट की ऊंचाई नहीं होती। तीसरा है, शाख किसी झाड़ी में भिन्न है क्योंकि वह वार्षिक जीवन का होता है। चौथा है, काष्ठीय दशा शाख झाड़ी तथा वृक्ष तीनों में होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, झाड़ी में काष्ठ, तना और आधार पर ही शाखाएं होती है। अगला प्रश्न है, पौधे की पत्तियां द्वारा जल के वाष्पित होने की प्रक्रिया कहलाती है। पहला ऑप्शन है वाष्पन, दूसरा है वाष्पोत्सर्जन, तीसरा है निरार्द्रीकरण, चौथा है ध्रुवीकरण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वाष्पोत्सर्जन। अगला प्रश्न है, भारी जल का उपयोग होता है। पहला ऑप्शन है नाभिकीय रिएक्टर के मंदक के रूप में, दूसरा है उत्प्रेरक रिएक्टर में, तीसरा है अभिक्रिय रिएक्टर में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अभिक्रिय रिएक्टर के मंदक के रूप में।
अगला प्रश्न है, निषेचन किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है परागकणों का परागकोश से वर्तिक्रास के पर स्थानांतरण। दूसरा ऑप्शन है एक नर युग्मिक का अंडाणु से संयोजन। तीसरा है पुष्प से फल का निर्माण। चौथा है बीजांड से बीज का निर्माण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, परागकण का परागकोश से वर्तिकर पर स्थानांतरण। दूसरा है सूक्ष्म शिक्षण होता है। पहला ऑप्शन है बाल केंद्रित। दूसरा है कौशल प्रधान। तीसरा है प्रशिक्षणार्थी प्रधान। चौथा है बी तथा सी दोनों सही। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बी तथा सी दोनों। अगला है श्रव्य दृश्य सामग्री को चित्रमय रूप से किसने प्रदर्शित किया, उसे अपने अनुभव का शंकु कहा। पहला है एडगर डेक। दूसरा है बेकन। तीसरा है अरस्तु। चौथा है आर्मस्ट्रांग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एडर डेक। अगला प्रश्न है किसी कक्षा शिक्षण के अमूर्त अध्यापक क्या क्या तैयारी करता है? पहला ऑप्शन है उपदेशों का निर्धारण। दूसरा है पाठ्य योजना का निर्माण। तीसरा है छात्रों की रुचियों का जानकारी। चौथा है ये सभी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है एक साइकिल सवार को मोड़ लेते समय अंदर की ओर झुकना पड़ता है, क्यों? पहला ऑप्शन है उसे रफ्तार बढ़ाने में आसानी होती है। दूसरा ऑप्शन है वह दुर्घटनाओं से बचाव करता है। तीसरा ऑप्शन है उसे अपकेंद्रीय बल को प्रतिकार करना पड़ता है। चौथा है उसे अभिकेंद्रीय बल को प्रतिकार करना पड़ता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उसे अपकेंद्रीय बल को प्रतिकार करना पड़ता है। अगला प्रश्न है शिक्षण का पहला चरण है। पहला ऑप्शन है पाठ्य सामग्री को सुसंगठित करना। दूसरा है पहले से योजना बनाना। तीसरा है विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को जानना। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पहले से योजना बनाना। अगला प्रश्न है विज्ञान विषय के शिक्षण हेतु इकाई योजना बनाने का मूल आधार है। पहला ऑप्शन है संयुक्त एवं संतुष्टि हो सकने वाला प्रसंगों या उप प्रसंगों का एक दूसरे को समझने में सहायता होना। दूसरा है विषय वस्तु बिंदुओं पर पराभाषित अंतर संबंध होना। तीसरा है एक इकाई में सम्मिलित किए जाने वाले सभी बिंदुओं का किन्हीं केंद्रीय विचार में प्रतिपादन में समानता के लिए होना। चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है पानी की अपेक्षा अल्कोहल अधिक वाष्पिक है, क्योंकि? तो पहला ऑप्शन है इसका क्वथनांक जल से अधिक होता है। दूसरा यह अकार्बनिक द्रव्य है। तीसरा है इसका क्वथनांक पानी से कम है। चौथा है इसका हिमांक जल से अधिक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इनका क्वथनांक पानी से कम है। अगला प्रश्न है इकाई शिक्षण का तत्व नहीं है। ऑप्शन ए है पूर्व ज्ञान। ऑप्शन बी है अभ्यास। ऑप्शन सी है मूल्यांकन। ऑप्शन डी है खोज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, खोज। अगला है इकाई शिक्षण का तत्व नहीं है। पहला है पूर्ण ज्ञान। दूसरा है अभ्यास। तीसरा है मूल्यांकन।
चौथा है खोज। सॉरी, ये हो गया दोस्तों। अगला है, यह कहा जाता है कि ताजमहल पीला एवं मालिन हो रहा है, क्यों? तो पहला ऑप्शन है यमुना नदी में बाढ़ के कारण। दूसरा है उच्च तापमान के अवकरण संगमरमर के विघटन के कारण। तीसरा है मथुरा में तेल शोधक कारखाना के निकलने वाले वायु प्रदूषण के कारण। चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मथुरा में तेल शोधक कारखाना से निकलने वाले प्रदूषण के कारण। अगला प्रश्न है, जल स्रोतों में प्रदूषण की कमी बढ़ने से मछलियाँ क्यों मर जाती है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन की अधिकता से। दूसरा है ऑक्सीजन की कमी से। तीसरा है प्रदूषण के कारण। चौथा है रोगाजनकों के कारण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन की कमी से। अगला है, विज्ञान शिक्षण की विशेषता है। ऑप्शन ए है विज्ञान उपकरणों का प्रयोग करने की क्षमता। दूसरा है कक्षा संचालन की योग्यता। तीसरा है शिक्षण विधियों का ज्ञात। चौथा है ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, विज्ञान पाठ्यक्रम के उपगम है। पहला है क्रिया केंद्रीय उपगम। दूसरा है अनुभव केंद्रीय उपगम। तीसरा है विषय वस्तु केंद्रीय उपगम। चौथा है ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है यह एक व्यापक प्रक्रिया है जो व्यवहार के तीनों पक्ष को शामिल करती है। दूसरा है यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की दिशा में आगे बढ़ती है। चौथा है तीसरा है यह कार्य पूरा करने के बाद किया जाता है। चौथा है यह एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जो शिक्षा तथा शिष्य दोनों की जरूरत को पूरी करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यह कार्य पूरा करने के बाद किया जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण के स्तर को ऊंचा करने के लिए स्कूल में शिक्षण सहायक सामग्री का होना आवश्यक है। निसंदेह इससे देश की शिक्षा क्षेत्र में क्रांति पैदा हो सकती है। यह कथन है। पहला ऑप्शन है कोठरी आयोग का। दूसरा है माध्यमिक शिक्षा आयोग का। तीसरा है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का। चौथा है हंस मेहता कमेटी का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कोठरी आयोग का। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में विद्यार्थी तब तक ध्यान केंद्रित नहीं करेगा जब तक। तो पहला ऑप्शन है उनमें जिज्ञासा पैदा नहीं की जाएगी। दूसरा है उनमें कड़ा अनुशासन नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है उनमें प्रश्न नहीं पूछ पाए जाएंगे। चौथा है श्याम पट्ट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उनमें जिज्ञासा पैदा नहीं की जाएगी। अगला है, कक्षा में श्याम पट्ट का प्रयोग करते समय निम्न में से किस बिंदु पर ध्यान रखा जाता है? पहला है स्पष्ट एवं पढ़े जाने योग्य शब्द लिखे। दूसरा है खास खींचते समय विभिन्न रंगों एवं चाक का प्रयोग करना। तीसरा है सीधा रेखा में लिखना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चों को कोई विषय वस्तु याद कराने से आप सबसे पहले क्या उपाय करेंगे? पहला है ऑप्शन है मन ही मन समझ लेंगे। दूसरा है ध्यान से याद करना। तीसरा है बार बार दोहरा कर याद करना। चौथा है दिमाग में बैठा लेना।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बार बार दोहराकर याद करना। तो इसी के साथ विज्ञान के भी 30 प्रश्न पूरे होते हैं दोस्तों। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल में एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर कर दें इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर करें। मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल में जाके और वीडियो देख सकते हैं।